Hello and welcome to Preface to Lyrical Ballads, a revolutionary manifesto, and this is the second part. We will be exploring. We were talking about the difference between S.T. Coleridge and William Wordsworth's style and nature of explaining the idea with having a critical appreciation. In this PPT, we will see the impact and legacy of these two brilliant writers and authors. So, the immediate reaction and controversy is something that the initial reception to lyrical ballads was mixed with many critics bakefilled or outright hostile to its revolutionary ideas. लिरिकल बैलेट जो है वो एक मिक्स्ड फ्लेवर के साथ आगे बढ़ता है जहां पर बहुत सारे क्रिटिक्स ने इसको बहुत ज्यादा गलत भी बताया है और उनके जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज है उनके साथ वो बहुत ही ज्यादा डिफर कर रहे थे सो क्रिटिक्स accustomed to the elaborate and poetic language of the neoclassical period were particularly offended by Wordsworth's use of simple language and subjects. यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऑथर्स और जितने भी राइटर्स हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक सिंपल वे ऑफ राइटिंग पोइट्री को पसंद नहीं करते तो खास खास तौर पर ऑफेंड हो जाते थे नाराज हो जाते थे कि इस तरीके का जो उनका बात करने का जो तरीका है बताने का तरीका है समझाने का तरीका है वो कहीं ना कहीं पर वो डिस्टर्ब करता है एक इंसान को क्योंकि पोइट्री को जो है बहुत ज्यादा खिली हुई जो एक फील्ड मानी जाता है सो दे सॉ द पोएम्स एज ट्रिवियल एंड लैकिंग द डिग्निटी एंड ग्रैंड्योर एक्सपेक्टेड ऑफ पोइट्री तो पोइट्री में जो लिखने का तरीका था जिसको बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता था और एक डिग्निटी को मेंटेन किया जाता था डिग्निटी मेंटेन करने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को बता रहे हैं जैसे किसी कॉमन लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग बाय एड्रेसिंग समथिंग जब हम किसी को एड्रेस करते हैं नाइटिंगेल हो गया है जैसे बहुत सारे राइटर्स ने लिखा कि ओ टू द नाइटिंगेल जॉन कीट्स ने ब्यूटी को बहुत खूबसूरती से बताया तो विलियम वर्ड्स की जितनी भी राइटिंग्स थी वो बहुत ही फ्री वर्ड्स के ऊपर पेज थी तो वो इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे सो दे मेंशन स्पेसिफिक क्रिटिक्स लाइक फ्रांसिस जेफरी जिन्होंने वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को काफी पुराने ढंग की पोइट्री को बताया और उनकी जितनी भी थियोरीज थी उनको बहुत ही बचकानी चीजों के साथ उसको रिलेट किया सो द इन्फ्लुएंस ऑन रोमांटिक पोएट्री में जब हम देखते हैं डिस्पाइट द इनिशियल क्रिटिसिज्म द प्रीफेस बिकम अ फाउंडेशनल टेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पोएट जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने काम किया इसको बहुत ही एक नेचुरल और एक सिंपल वे में अपनी चीजों को एक्सप्लेन किया तो वो एक फाउंडेशनल टेक्स्ट बन गया दूसरे ऑथर्स के लिए सो जो वर्ड्सवर्थ का जो एम्फेसिस था दैट वाज द एम्फेसिस बेस्ड ऑन इमोशंस नेचर एंड द कॉमन मैन रेजोनेटिंग डीपली विद द burgeoning रोमांटिक मूवमेंट तो इन सब चीजों के साथ वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड अपने आप को जो है वो मानकर चल रहे थे सो लॉर्ड बायरन एंड पर्सी बिशाई शेली embrace the spirit of rebellion against literary conventions उनको लगा कि ये जो स्पिरिट है जो रिबेल करने की जो स्पिरिट है जिसको जो आदमी किसी भी चीज के फ्लो के साथ नहीं चलता उसको एप्रिसिएशन के अलावा उसको क्रिटिकली अप्रिशिएट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो माना गया सो जॉन कीट्स adopted this focus on sensuous experiences and the imagination though he later critiqued Wordsworth's philosophical certainty somehow at some point of view the two famous and highly valued these poets they were a little bit having a mental state that is somewhat of they were differentiated on this the philosophical certainties तो प्रेफेस को जो हम ये कहते हैं कि जितना भी रोमांटिक पोइट्स का जो काम था एक थियोरेटिकल जो जस्टिफिकेशन था वो नए स्टाइल को जो है जो एक्सेप्टेंस जो थी वो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली सो द शिफ्ट इन द पोइटिक टेस्ट तो बहुत सारे टाइम के साथ जो है पैसेज ऑफ द टाइम जो पोइटिक जो टेस्ट था वो थोड़ा सा बदल गया और वो कैसे बदला दैट द प्रीफेस वाज अ कैटलिस्ट फॉर अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम न्यू क्लासिकल टू द रोमांटिक एस्थेटिक सेंसेस तो न्यू क्लासिकल पोइट्री के अंदर जो चीजें हम देख सकते हैं वो रीजन पर एम्फेसाइज करते थे कि किस कारण की वजह से जो है इस पोइट्री को लिखा गया या इस पोएम को लिखा गया उसमें बिट था ह्यूमर था यूनिवर्सल ट्रूथ थी फैक्ट्स फिगर्स और एक फॉर्मल
स्ट्रक्चर जो है वो न्यू क्लासिकल पोइट्री का हम उसको देख रहे थे। बट इन द एंड जो पोइट जो थे वो न्यू क्लासिकल पोइट्री के, उनका काम था चीजों को फ्रेम करके प्रेजेंट करना, जस्ट मेकिंग अ स्ट्रक्चर, ढांचा जो है वो बनाया जाता था, द लाइन्स वर यूज्ड। सो एक तरीके से वो लैंग्वेज के क्राफ्ट्समैन जो थे वो कहे जाते थे। बट इन रोमांटिक पोइट्री उनको ये लगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब उसमें के अंदर एम्फेसाइज किया कि नेचर को भी हम एक मदर के रूप में हम देखते हैं, imagination was there, feelings were there, overflowing of emotions, feelings, जो individual जो experiences थे, अगर हम जब nature के अंदर घूमते हैं, so he was a visionary, है ना? तो हम उसको romantic poetry को मानकर चल रहे थे कि that the poet was a prophet or a visionary. So this shift moved poetry from becoming primarily, based in intellectual art to a more personal and intellectual one. तो ये जो shift था जो neoclassic से romantic aesthetics की तरफ आया, तो वो एक बहुत ज्यादा एक पर्सनल बॉन्डिंग जो थी वो वहां पर देखने को हमें मिलती है। सो दैट वाज अ ग्रेट शिफ्ट फ्रॉम न्यू क्लासिकल टू द रोमांटिक पीरियड। तो अब ये जो शिफ्ट था, जो एंड्योरिंग जो रेवलेंस था कि हम उसको कहाँ तक अपने आप से रिलेट कर पा रहे थे, सो दैट वाज द प्रीफेस रिमेन्स दैट अ कॉर्नर स्टोन ऑफ लिटरेरी थ्योरी, उसको एक हमेशा एक स्टेपिंग स्टोन माना गया, स्टडीड नॉट जस्ट फॉर इट्स हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बट फॉर द एंड्योरिंग आइडियाज। क्योंकि हम ये देखते हैं कि लिटरेचर में जो चीजें पुरानी थी उसमें रिपीटिशन नहीं था, क्योंकि हम हिस्ट्री को रिपीट करना नहीं चाहते थे, लेकिन एक न्यू आइडियाज जो थे वो जो है उन पोइट्री के अंदर जुड़ते जा रहे थे। सो इट कंटिन्यूज टू प्रोवोक डिस्कशंस अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स की पोएटिक लैंग्वेज जो है वो क्या होनी चाहिए, क्या उसको बहुत ज्यादा चेंज करना चाहिए, एंड द प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्ट की पोइट्री जो है वो सिर्फ एक स्किल नहीं है बट इट्स अ मैटर ऑफ आर्ट कि आप अपनी पोएम्स को किस तरीके से किस वे में प्रेजेंट करते हैं। सो द आइडियाज ऑन द पोएट्स रोल, जो कवि का जो किरदार था एज अ थॉटफुल, उसको माना जाता था कि अगर वो कवि है तो वो बहुत अच्छे विचारों से भरा हुआ है, विचार से परिपूर्ण है, एम्पैथेटिक ऑब्जर्वर है, चीजों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है स्टिल। सो द इन्फ्लुएंस वाज हाउ वी व्यू राइटर्स एंड आर्टिस्ट टुडे, क्योंकि आज जब हम किसी भी आर्टिस्ट या किसी भी स्किलफुल पर्सन को देखते हैं तो हम उसके आर्ट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, है ना? बिकॉज द पोएट्स एंड द आर्टिस्ट दे डू व्हाटएवर they have done previously, so they have influenced a lot and they have given long lasting impressions on their minds. Okay, so जो ये जो हम चैप्टर पढ़ते हैं, that is the preface, is a very powerful example of literary manifesto कि किस तरीके से आर्ट की जो फॉर्म थी वो एक कोर्स से जो है वो दूसरे कोर्स तक चेंज हो गई। सो नेक्स्ट इज कोलरिज कंट्रीब्यूशन एंड डाइवर्जेंस। अब हम बात कर रहे हैं एसटी कोलरिज के बारे में। व्हाइल दिस प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स इज प्राइमरली वर्ड्सवर्थ, हम इसको विलियम वर्ड्सवर्थ के काम से जानते हैं, बट इट ग्रीव आउट ऑफ हिज कोलैबोरेशन विद एसटी कोलरिज। जब उन्होंने एसटी कोलरिज के साथ जो है अपना कोलैबोरेशन किया तो वहां पर इस आर्ट को, इस फॉर्म को जो है बहुत ज्यादा बहुत खूबसूरती से बहुत ज्यादा निखारा गया। सो एसटी कोलरिज रोल वाज टू राइट अबाउट द सुपरनैचुरल एलिमेंट्स एंड द रोमांटिक एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्री। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को एक बहुत ही सिंपल वे में देखा कि नेचर है, नेचर को हम मदर बोलते हैं, नेचर को हम बहुत सारे चीजों के अंदर उसको महसूस करते हैं, वी फील अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू द नेचर। बट व्हेन जब एसटी कोलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ कोलैबोरेट किया, सो ही स्टार्टेड राइटिंग अबाउट सुपरनैचुरल एलिमेंट्स एज वेल, कि सुपरनैचुरल चीजें भी होती हैं, और जो पोएट्री का जो नेचर के से के प्रति लगाव है वो एक रोमांटिक फ्लेवर को भी जो है वो टच करता है। सो हाउएवर एसटी कोलरिज लेटर डाइवर्ज फ्रॉम वर्ड्सवर्थ थ्योरीज, तो वो उससे थोड़ा अलग हो गए, एंड ही फेल्ट वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन ऑफ पोएट्री वाज टू नैरो एंड सिंपलिस्टिक। तो उनको लगा कि एसटी कोलरिज को ये फीलिंग आई कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोएट्री या कविताओं को लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा संकुचित विचारधारा को शो करता है, कि वो बहुत ज्यादा ब्रॉड वे में सोच नहीं पा रहे, एक्सपोज नहीं कर पा रहे नेचर को, उससे भी कहीं ज्यादा कि हम उसको एज अ लवर भी देख सकते हैं। एंड द राइटिंग वे ऑफ पोएट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ वाज टू सिंपल। ओके, तो उन्होंने जब अपने खुद के काम को एक्सप्लोर किया, बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो वहां पर एसटी कोलरिज ने प्रेजेंट एक मोर कॉम्प्लेक्स व्यू ऑफ द इमेजिनेशन एंड द रोल ऑफ द पोएट, कि कवि जो है जब किसी चीज को के ऊपर बात करता है, किसी चीज को समझाने की कोशिश जब वो करता है, तो वो उसके अंदर एक इमेजिनेशन का जो एक
एपिक है वो उसको जरूर इसके अंदर उसका एक टच होना चाहिए. So S.T. Coleridge was of the view that the poetry is not only simple but it should be very much full of imagination and other things. So this was the major difference between these two, and conclusion and the further discussion. Okay, when we see that what are the key arguments, so that is the core principles of the preface of lyrical ballads was like language. So use the real language really used by men, जो लोगों ने इस्तेमाल करी. Subject जो विलियम वर्ड्सवर्थ की थिंकिंग थी, humble और बड़ी rustic life. पर्पस था खुशी देना, टू गिव प्लेजर एंड अवेकन ह्यूमन सिंपैथी, कि हम नेचर को जो एक बहुत ही अच्छे और बड़े हम्बल नजरिए से देखें कि किस तरीके से प्रकृति हमारे लिए कितना कुछ कर रही है. द पोएट, अगर हम ये मान के चलते हैं, मैन ऑफ हाइट एंड सेंसिबिलिटी एंड सीइंग टू द अदर पीपल. सो दिस वाज द की एस्पेक्ट्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें बताने की कोशिश करी है. ओके, सो thank you for today, and tomorrow we will complete this preface to lyrical ballads. Thank you so much.